पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 3 एग्रीगेट रिलेटिंग टू द नेशनल इनकम और नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा है डोमेस्टिक वर्सेस नेशनल। अब जो है 3 टॉपिक मुझे आपको पढ़ाने थे, ये तीसरे नंबर वाला टॉपिक है, इसी के साथ जो है ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो रहा है। अब देखिए डोमेस्टिक और नेशनल, अच्छा इसके अंदर मुझे आपको यहाँ पर 3 चीजें बतानी है। एक मैं आपको बताऊंगा कि डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है, एक मैं बताऊंगा आपको नॉर्मल रेजिडेंट कौन होते हैं, और एक बताऊंगा कि सिटीजन कौन होते हैं। सबसे पहले मैं ये 2 पॉइंट कंसीडर कर रहा हूं कि नॉर्मल रेजिडेंट मैं किसे कहूंगा और दूसरा जो है कोई भी सिटीजन मैं जो है किसे कहूंगा। सबसे पहले मुझे जो है अगर कोई पूछ रहा था कि नॉर्मल रेजिडेंट जो है उसका क्या मतलब होगा, देखिए इकोनॉमिक्स के अंदर नॉर्मल रेजिडेंट का क्या मतलब है, इकोनॉमिक्स के अंदर नॉर्मल रेजिडेंट का क्या मतलब है और ये इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट कैसे है। दूसरी बात ये एक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट कैसे है, देखो कोई भी व्यक्ति है अगर उसे नॉर्मल रेजिडेंट बनना है उसके लिए 2 कंडीशन पूरी करनी होगी। सबसे पहली कंडीशन क्या है, ऑर्डिनरी रिजाइड्स फॉर मोर देन 1 ईयर, वो उस व्यक्ति को 1 साल नॉर्मली मतलब उसको जो है 1 साल या उससे ज्यादा के लिए जो है उस कंट्री के अंदर रहना पड़ेगा। दूसरी कंडीशन अच्छा ये दोनों कंडीशन कोई भी एक कंडीशन पूरी हो या दोनों कंडीशन पूरी होनी चाहिए, इसके बीच में एंड है, यानी ये दोनों कंडीशन पूरी होनी चाहिए। जो 1 साल या उससे ज्यादा के लिए रह रहा है और उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी उसी कंट्री के अंदर हो। और इकोनॉमिक इंटरेस्ट का क्या मतलब, इकोनॉमिक इंटरेस्ट के अंदर 2 बातें आती हैं कि लिव्स और लोकेटेड इन दैट कंट्री, उस कंट्री में रहता हो या तो वो, दूसरा क्या है परफॉर्म द बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटी लाइक अर्निंग एंड स्पेंडिंग, नॉर्मल जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है पैसा कमाने की, स्पेंड करने की, ये एक्टिविटीज जो है उसे उस कंट्री के अंदर परफॉर्म करनी पड़ेगी, तब जाकर के जब वो कंडीशन पूरी कर देगा तो उसे मैं क्या कह दूंगा, नॉर्मल रेजिडेंट मैं जो है उसे बोल दूंगा। ठीक है जी, ये हो गया नॉर्मल रेजिडेंट। नॉर्मल रेजिडेंट एक ऐसा व्यक्ति होगा जो नॉर्मली 1 साल या उससे ज्यादा के लिए रहता है। दूसरी कंडीशन कि उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट उस कंट्री के अंदर होगा। ठीक है जी, फिर उसके बाद में सिटीजनशिप की। अब देखो इकोनॉमिक कंसेप्ट मैंने इसको क्यों कहा, क्योंकि यहां पर जो है मैंने इकोनॉमिक एस्पेक्ट को कंसीडर करते हुए जो है इस चीज की क्लासिफिकेशन दी है कि वो नॉर्मल रेजिडेंट बना, इसीलिए ये क्या है एक इकोनॉमिक कंसेप्ट है। जबकि सिटीजनशिप जो है वो एक लीगल कंसेप्ट है। कैसे सिटीजनशिप लीगल कंसेप्ट कैसे है, देखो किसी भी कंट्री का सिटीजन बनने के लिए, स्पेशली मैं अगर इंडिया की बात करूं, इंडिया का सिटीजन बनने के लिए आपको 2 काम करने पड़ेंगे, 2 कंडीशन पूरी, एक कंडीशन इस यहां पर और है, यहां पर जो है बीच में और है, ये दोनों काम नहीं करने आपको, कोई भी काम आप कर सकते हैं। एंड का मतलब दोनों करने, और का मतलब कोई भी आप, या तो आप इंडिया के अंदर पैदा हुए हो या तो आप जो है इंडिया के अंदर पैदा हुए हो, तो यानी कि अगर आप इंडिया के अंदर पैदा हुए तो आप इंडिया के सिटीजन हो बाय बर्थ। और अगर जो है आप कहीं और पैदा हुए, आउटसाइड पैदा हुए, लेकिन आपने जो है लीगली जो प्रोसीजर है उसके तहत आपने एप्लीकेशन डाली इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को कि भाई मुझे जो है इंडिया का क्या बनना है, सिटीजन बनना है, तब जाकर के आप जो है एक सिटीजन कहलाओगे। अब देखो यहां पर जो है लीगल कंसेप्ट की बातें आ रही हैं, लीगल, दोनों में लीगल फ्रेमवर्क है, इसीलिए जो है यहां पर मैं कह रहा हूं कि ये सिटीजनशिप एक लीगल कंसेप्ट है। ठीक है जी, अब देखो एक एग्जांपल जिससे ये दोनों कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि कोई चाइना का बंदा है, वो इंडिया के अंदर जो है आकर के रह रहा है, अगर उसे इंडिया के अंदर रहते रहते 1 साल से ज्यादा हो गया, तो अब बताओ क्या वो रेजिडेंट होगा, नॉर्मल रेजिडेंट उसे मैं कहूंगा, क्या मैं उसे सिटीजन कह सकता हूं, या दोनों जो है वो होगा। तो चलो आप इस बारे में जरूर सोचना, वीडियो को पॉज करके सोचो, तब तक जो है मैं बताता हूं इसका आंसर क्या होगा। कि एक जो चाइनीज पर्सन है लिविंग इन इंडिया फॉर मोर देन 1 ईयर, ही इज ए नॉर्मल रेजिडेंट। जी हाँ, तो वो क्या कहलाएगा, एक नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएगा, लेकिन वो एक सिटीजन नहीं कहलाएगा। कोई भी व्यक्ति भले ही वो सिटीजन ना हो, लेकिन वो किसी दूसरी कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट बन सकता है। ठीक है जी, ये बढ़िया सा एग्जांपल मैंने बता दिया। अब उसके बाद देख रहे हैं हम कि दीज पीपल आर नॉट इंक्लूडेड इन दी नॉर्मल रेजिडेंट, जो नॉर्मल रेजिडेंट है उसके अंदर इन सब लोगों को नहीं कंसीडर करना। सबसे पहले क्या है, द फॉरेन टूरिस्ट एंड द विजिटर। मान लो जो है डोनाल्ड ट्रंप अभी जो है इंडिया के अंदर आए थे, वो इंडिया घूमने आए थे ऐसे ही, तो वो जब घूमने आए तो क्या उसे मैं इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट मांग लूं, जी नहीं। सेकेंड, द फॉरेन स्टाफ ऑफ एम्बेसी एंड डिप्लोमेट्स एंड द मेंबर ऑफ आर्म फोर्सेस। जैसे जो डोनाल्ड ट्रंप आए थे उनके साथ जो है उनकी सिक्योरिटी गार्ड्स भी आए थे, जो है यूएसए की आर्मी के लोग भी आए थे,
तो यानी कि उनको क्या मैं जो है इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट मान लूं? जी नहीं। फिर उसके बाद इंटरनेशनल एम्बेसीज, एम्बेसीज क्या होती हैं? ऐसी इंस्टीट्यूशंस होते हैं जैसे इंडिया के अंदर दूसरी कंट्रीज की एम्बेसीज होगी और दूसरी कंट्रीज के अंदर इंडिया की एम्बेसी होगी। वो किस लिए होती है? असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए होती है उन लोगों को जो है, जैसे इंडिया का कोई व्यक्ति बाहर अमेरिका के अंदर रह रहा है तो इंडिया की एम्बेसी अमेरिका के अंदर होगी जो उस इंडियन को मदद करने के लिए जो है, उसको अगर जो है कोई भी काम है इंडिया के अंदर तो उसके लिए जो है वो एम्बेसी होती है। फिर उसके बाद क्रू मेंबर्स, अच्छा ये रह गया इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ या डब्ल्यूएचओ, इनका कोई मेंबर जो है इंडिया के अंदर ऑपरेट कर रहा है कुछ टाइम के लिए तो उसे मैं क्या जो है नॉर्मल रेजिडेंट कह दूंगा? जी नहीं। तो यानी कि इसका क्या मतलब है? लेकिन अगर वो 1 साल से ज्यादा के लिए यहां पर रह गया तो उसे मैं नॉर्मल रेजिडेंट बोल दूंगा। फिर उसके बाद द क्रू मेंबर्स ऑफ द कमर्शियल ट्रेवलर एंड द सीजनल वर्कर, क्रू मेंबर हो गए जो शिप वगैरह उनके मेंबर, कमर्शियल ट्रेवलर जो बिजनेस पर्पज से आए हैं, और उसके बाद सीजनल वर्कर्स जो है ये सब भी जो है नॉर्मल रेजिडेंट की कैटेगरी में दायरे में नहीं आएंगे। और जो है क्यों? कंडीशन यही है कि 1 साल से जो है कम के लिए ये लोग अगर आए होंगे। नॉर्मल रेजिडेंट का जो कंसेप्ट है उसके अंदर हम लोगों की बात करते हैं कि ये व्यक्ति नॉर्मल रेजिडेंट है या नहीं है, लेकिन सिटीजनशिप भी यही है लोगों के बारे में। लेकिन डोमेस्टिक टेरिटरी जो है एरिया के बारे में बात करेंगे, क्या इंडिया के अंदर का कौन सा एरिया जो है डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड होता है। तो चलो देखते हैं डोमेस्टिक टेरिटरी अब क्या कह रही है। चलिए देखते हैं अब क्या है डोमेस्टिक टेरिटरी का कंसेप्ट। हमने जो है नॉर्मल रेजिडेंट का कंसेप्ट देख लिया, सिटीजन का कंसेप्ट देख लिया, अब देखते हैं डोमेस्टिक टेरिटरी। डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब सिर्फ जो है, पहले जो है मैं बता रहा हूं डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब क्या नहीं है। डोमेस्टिक टेरिटरी डज नॉट मीन्स द पॉलिटिकल फ्रंटियर्स ऑफ द कंट्री। इस डोमेस्टिक टेरिटरी को मैं इकोनॉमिक टेरिटरी भी कह रहा हूं। इसने कहा है कि डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब सिर्फ पॉलिटिकल फ्रंटियर्स नहीं है। पॉलिटिकल फ्रंटियर्स मतलब कि आपको जो इंडिया का मैप दिख रहा है, इंडिया की जो बाउंड्रीज दिख रही हैं, केवल वही जो है इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर नहीं आता। डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द इंडिया इज द ज्योग्राफिकल एरिया एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द गवर्नमेंट, जिस एरिया पर गवर्नमेंट जो है एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है, एंड विद इन विच द पर्सन गुड्स एंड कैपिटल सर्कुलेट फ्रीली। दिस इज इंपॉर्टेंट कि जिसके अंदर जो है लोग, गुड्स, पीजीसी जो है फ्रीली मूव कर सके, पर्सन गुड्स एंड कैपिटल जो है फ्रीली आ जा सके, वो क्या है? एक डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर वो एरिया इंक्लूड होगा। इसके और कुछ भी कंपोनेंट हैं, और कंपोनेंट्स भी हैं इसके। 3 कंपोनेंट मैं यहां पर बता रहा हूं। सबसे पहला क्या है? द शिप्स एंड एयरक्राफ्ट ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय ए रेजिडेंट बिटवीन 2 कंट्रीज। मान लो जापान और अमेरिका के बीच में, जापान और अमेरिका के बीच के जो है एक एयर इंडिया की फ्लाइट जो है उड़ रही है, वो जो है चलाने वाला एक नॉर्मल रेजिडेंट है इंडिया का, और वो ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय एक नॉर्मल रेजिडेंट है। तो जो है क्या माना जाएगा कि ये जो नॉर्मल रेजिडेंट यहां पर फ्लाइट उड़ा रहा है, ये नॉर्मल रेजिडेंट कहां पर माना जाएगा? इंडिया की। ऐसा माना जाएगा कि ये इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर ही है। ऐसा माना जाएगा कि ये नॉर्मल रेजिडेंट इंडिया के अंदर ही है, ऐसा माना जाएगा। फिर उसके बाद The fishing vessels, oil, gas rigs owned and operated by the residents in the international water body। मान लो कोई जो है इंडिया का रेजिडेंट, इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट जो है फिशिंग वेसल्स, ऑयल गैस रिग्स, ये सब जो है पनडुब्बी, तश्तरी जो है इंटरनेशनल वाटर बॉडीज के अंदर चला रहा है, तो वो भी ऐसा माना जाएगा कि वो इंडिया के अंदर ही है। वो ऑपरेशन जो कर रहा है, वो प्रोडक्शन जो कर रहा है, वो इंडिया के अंदर ही कर रहा है, ऐसा माना जाएगा। Third, the embassies, military located abroad are the part of the domestic territory। मान लो इंडिया की एम्बेसी अगर जापान के अंदर है तो वो एम्बेसी ऐसा माना जाएगा कि वो ऑपरेशन जो कर रही है, वो जो कुछ भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रही है या कोई भी काम कर रही है, वो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर रह करके कर रही है, वो इंडिया के अंदर ही काम कर रही है, ऐसा माना जाएगा। ठीक है जी, ये था डोमेस्टिक टेरिटरी और इसके 3 कंपोनेंट। लेकिन डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर क्या चीजें नहीं लेंगे? डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जो है एम्बेसीज ऑफ फॉरेन कंट्री एंड कॉन्सुलेट्स, मिलिट्री, ये सब जो है इंडिया के अंदर। मान लो इंडिया के अंदर जापान की एम्बेसी है, अमेरिका की एम्बेसी है, और वो सब जो है चीजें, मान लो जैसे मैंने कहा डोनाल्ड ट्रंप आए, उनके साथ मिलिट्री आई, तो वो सब जो है इंडिया के डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर है ही नहीं, ऐसा माना जाएगा कि अमेरिका की जो एम्बेसी इंडिया के अंदर है वो ऐसा माना जाएगा कि वो वहां पर है ही नहीं। फिर उसके बाद द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक यूएनओ और डब्ल्यूएचओ, ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, मान लो डब्ल्यूएचओ इंडिया के अंदर है
तो यानी कि ऐसा माना जाएगा कि वो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर है ही नहीं, इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर WHO है ही नहीं, ऐसा माना जाएगा। तो ये था डोमेस्टिक टेरिटरी का कॉन्सेप्ट। अच्छा, अब ये तीनों कॉन्सेप्ट हमने पढ़े क्यों, इस बात को जो है जरा समझ लेते हैं। हाँ जी, तो अब देखिए इसके अंदर जो है मेन पॉइंट अब आ रहा है कि आखिर हमने ये तीनों चीजें क्यों पढ़ी। अब आपको समझ आएगा कि ये तीनों चीजें मैंने आपको क्यों समझाई हैं। देखिए, डोमेस्टिक टेरिटरी मतलब एरिया, ठीक है, डोमेस्टिक टेरिटरी मतलब एरिया, नॉर्मल रेजिडेंट मतलब पीपल, ठीक है, और सिटीजन भी मतलब पीपल। अब देखो, डोमेस्टिक टेरिटरी मैंने आपको क्यों पढ़ा है, डोमेस्टिक टेरिटरी एक ऐसा एरिया है, डोमेस्टिक टेरिटरी एक एरिया है, उस एरिया के अंदर जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज का क्या हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, उससे जो इनकम हो रही है, इस एरिया में जो भी इनकम जनरेट हो रही है, मैंने जो बताया आपको डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब, उस एरिया में जो भी इनकम जनरेट हो रही है उसे मैं कह रहा हूं डोमेस्टिक इनकम। और जो नॉर्मल रेजिडेंट, इसको मैंने कहा पीपल, ये जो नॉर्मल रेजिडेंट है, ये जो लोग हैं, ये जो इनकम जनरेट कर रहे हैं, उस इनकम को मैं क्या कह रहा हूं, नेशनल इनकम मेरे बच्चों, इसे हम कह रहे हैं नेशनल इनकम। अब देखो क्या डेफिनेशन लिखी, डोमेस्टिक इनकम इज इक्वल टू सम टोटल ऑफ ऑल द फैक्टर इनकम्स, सम टोटल ऑफ द ऑल द फैक्टर इनकम्स, दैट इज रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और वेजेस जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। इस एरिया के अंदर जितने भी ये फैक्टर इनकम जनरेट हुई, एक कंट्री के डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जितने भी ये सब इनकम जनरेट हुई, वो सारी क्या कहलाएंगी, डोमेस्टिक इनकम। अच्छा ये बताओ, इसके अंदर मान लो किसी फॉरेन कंपनी ने, मान लो इंडिया के अंदर लेज का बिजनेस चल रहा है, लेज इंडिया का नहीं है, इंडिया के अंदर लेज बिजनेस कर रहा है, वो भी पैसे कमा रहा है, वो भी प्रोडक्शन कर रहा है, तो यानी कि डोमेस्टिक टेरिटरी में तो वो भी आ गया, उसमें कोई रेजिडेंट का कंसेप्ट तो है नहीं, यानी डोमेस्टिक टेरिटरी में तो वो भी आ गया। क्या लेज जो है इंडिया का है या नहीं है, तो यानी कि इंडिया का तो नहीं है, लेकिन यहां पर जो है सबसे बड़ा क्या प्रॉब्लम है कि नो मैटर हु जनरेट रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट। अब ये जो इनकम जनरेट हुई है सिर्फ डोमेस्टिक टेरिटरी में होनी चाहिए, कौन कर रहा है इस बात से फर्क नहीं है, लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर ठीक इसका उल्टा है कि यहां पर कौन जनरेट कर रहा है उस चीज का बहुत कंसीडरेशन है। सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम ऑफ द नॉर्मल रेजिडेंट, ये जो नॉर्मल रेजिडेंट थे ना, ये इन्होंने जो जनरेट करी है कंट्री की जो इनकम है, नो मैटर वेयर, जो है कहां, उन्होंने चाहे इंडिया के अंदर रह करके, मान लो जो है कोई इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट अगर कुछ टाइम के लिए बाहर से कुछ कमा करके लाया, तो यानी कि बाहर अमेरिका में कुछ उसने प्रोडक्शन किया कुछ टाइम के लिए, तो क्या होगा, वो इसके अंदर इंक्लूड होगा। ये मैटर नहीं करता कि उसने कहां पर प्रोडक्शन किया। अब आपको समझ आ सकता है कि मैंने ये डोमेस्टिक टेरिटरी एरिया क्यों समझाया और ये नॉर्मल रेजिडेंट पीपल क्यों समझाया, ताकि मैं आपको बता सकूं कि डोमेस्टिक इनकम क्या है और नेशनल इनकम क्या है। अब देखिए, अब इनके बीच में एक रिलेशन मैं आपको बताता हूं। अच्छा मुझे बताइए कि डोमेस्टिक इनकम से मुझे अगर नेशनल इनकम तक जाना हो, मुझे अगर डोमेस्टिक से नेशनल तक जाना हो तो मैं क्या करूं, मतलब समझिए अपने आप फॉर्मूले बनेंगे। देखिए डोमेस्टिक इनकम का मतलब हो गया कि इस एरिया के अंदर जो कोई भी पड़ा, इस कंट्री के डोमेस्टिक एरिया के डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जो कोई भी पड़ा, वो सब जो है आगे, इसके अंदर जो है कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो नॉर्मल रेजिडेंट नहीं होंगे, तो यानी कि क्या करूं मैं, क्या करूं इसके अंदर कि कुछ लोग ऐसे होंगे जो नॉर्मल रेजिडेंट नहीं होंगे, ठीक है, तो उनकी इनकम में क्या कर दूंगा, लेस कर दूंगा फैक्टर इनकम ऑफ नॉन रेजिडेंट्स, या फिर मैं इसे क्या बोल सकता हूं, फैक्टर इनकम ऑफ नॉन रेजिडेंट की बजाय ये जहां के भी होंगे वहां पर अपना पैसा लेकर के गए होंगे, तो यानी मैं इसको लिख देता हूं फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। क्या लिख दिया, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, के जो लोग यहां के नहीं थे कहीं और के थे और उनको जो है फैक्टर इनकम दी हमने, तो वो हो गया फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। और इसमें ऐड क्या कर दूं मैं, बाहर इंडिया के जो लोग हमारे काम कर रहे हैं, जो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है, कि बाहर से जो कमा के लाए इंडिया के लिए, वो जो है इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगा और लेस कर दूंगा फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, तो ये मेरी क्या बन जाएगी, नेशनल इनकम। ये बन जाएगी नेशनल इनकम, मतलब जो रेजिडेंट, नॉर्मल रेजिडेंट ने जो कमाया है वो निकल के आ जाएगा। तो यानी कि डोमेस्टिक इनकम प्लस फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड इज इक्वल टू नेशनल इनकम। और इसको जो है मैंने एक नाम दे दिया, इस पूरे को हटा करके मैंने एक नाम दे दिया, इसको बोला मैंने NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इसे मैंने बोला नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इसका क्या मतलब हुआ कि फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, ये जो है इसका फॉर्मूला हो गया। ठीक है जी, तो ये था कंसेप्ट डोमेस्टिक इनकम और जो है नेशनल इनकम का।
ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं कि डोमेस्टिक इनकम या नेशनल इनकम या डोमेस्टिक प्रोडक्ट कैसे सेम है। चलो देखते हैं। तो चलो अब देखते हैं कि जो है डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलो या डोमेस्टिक इनकम बोलो, दोनों सेम कैसे हैं। देखिए, डोमेस्टिक इनकम बोलो या डोमेस्टिक प्रोडक्ट दोनों बराबर हैं। नेशनल इनकम बोलो या नेशनल प्रोडक्ट, यानी कि एक देश के अंदर कितना प्रोडक्शन हो रहा है उसे मैं उसकी इनकम कैसे बता सकता हूं, इस बात का आज मैं आपको जवाब दूंगा कि इंडिया के अंदर जितना प्रोडक्शन, उसकी जीडीपी को मैं ये कह रहा हूं और साथ ही मैं उसे नेशनल इनकम भी बोल रहा हूं। तो ये क्या लोचा है कि प्रोडक्शन इनकम के बराबर कैसे है, ये मैं आपको दिखाता हूं। देखिए, अल्टीमेटली क्या चीजें हैं जो नेशनल इनकम है, इनकम लोग कैसे कमा रहे हैं, किसी को रेंट के थ्रू इनकम है, किसी को इंटरेस्ट, किसी को वेजेस और किसी को प्रॉफिट के थ्रू, यही इनकम के सोर्स हैं। तो ये नेशनल इनकम ये हो गई। और जो प्रोडक्ट है यानी कि गुड्स मैन्युफैक्चर होती है, उसमें रेंट का खर्चा, इंटरेस्ट का, वेजेस का, प्रॉफिट का, यही सब खर्चे इंक्लूड होते हैं। तो यानी कि जो प्रोडक्शन की वैल्यू निकल के आती है, जितना प्रोडक्शन होता है जितनी वैल्यू का, वही अल्टीमेटली जो है लोगों की इनकम में कन्वर्ट हो जाता है। इसीलिए हम बोलते हैं कि डोमेस्टिक इनकम जो है बोलो या डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलो, दोनों जो है सेम टू सेम कॉन्सेप्ट हैं। अब देखिए, इसी के अंदर जो है मैं आपको आगे बताता हूं। अब जो है फाइनली जो एग्रीगेट्स हैं नेशनल इनकम के, जो चैप्टर का नाम है एग्रीगेट रिलेटेड टू द नेशनल इनकम, वो अब आ गए हैं। दो तरह के एग्रीगेट्स होंगे, जो डोमेस्टिक इनकम से रिलेटेड होंगे और जो है नेशनल प्रोडक्ट से रिलेटेड, डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेशनल प्रोडक्ट से रिलेटेड। अब देखो, इधर मैं बनाना शुरू करता हूं। इससे जो निकलेंगे वो होंगे 4 और इससे जो निकलेंगे वो भी होंगे 4। देखिए, ये क्या है डोमेस्टिक। अच्छा, ये बताने से पहले मैं आपको एक बार रिवाइज करा देता हूं 3 मेन कंसेप्ट जो मैंने आपको सिखाए। एक मैंने आपको सिखाया कि मार्केट प्राइस और फैक्टर कोस्ट का क्या रिलेशन है, कि मार्केट प्राइस से फैक्टर कोस्ट और फैक्टर कोस्ट से मार्केट प्राइस में कैसे बदलते हैं। क्या होता है कि फैक्टर कोस्ट जो होता है उसके अंदर अगर मैं एनआईटी ऐड कर देता हूं, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस के, भाई मैंने 10 रुपए का सामान बना, उसमें 10 का जीएसटी, 2 का सब्सिडी लेस कर दिया, तो वो मेरी किसके, मार्केट प्राइस के बराबर वैल्यू आ गई। दूसरा, अभी मैंने डोमेस्टिक इनकम का कंसेप्ट बताया कि डोमेस्टिक इनकम के अंदर अगर मैं ऐड कर देता हूं, डोमेस्टिक इनकम के अंदर अगर मैं NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर देता हूं, तो ये क्या बन जाता है, नेशनल इनकम के बराबर। और तीसरा कंसेप्ट क्या है, तीसरा हमारा कंसेप्ट है ये फैक्टर कोस्ट का हो गया। अच्छा, तीसरा ग्रॉस और नेट का है। अगर जो है मैं ग्रॉस प्रोडक्ट जो है, मान लीजिए ये जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, इसके अंदर जो है मैं अगर डेप्रिसिएशन लेस कर देता हूं, तो ये जी जो है, ये जो जी दिख रहा है आपको सबसे पहला, ये ग्रॉस इसीलिए है क्योंकि इसके अंदर डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड है। अगर ये डेप्रिसिएशन में मैं लेस कर दूंगा तो ये बन जाएगा एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो यानी ये 3 कंसेप्ट यहां पर यूज होने वाले हैं। ठीक है, कि जीडीपी से जो है एनडीपी कैसे कन्वर्ट हुआ। अब देखो जरा, अब देखिएगा ध्यान से कि क्या क्या इनसे निकल के आ रहा है। सबसे पहला जो है ये क्या है हमारा, डोमेस्टिक वाले के जो है क्या निकलेगा, सबसे पहला इसका निकला है जीडीपी एट मार्केट प्राइस। ठीक है, दूसरा इसका निकला है जीडीपी एट फैक्टर कोस्ट, तीसरा इसका निकला है एनडीपी एट फैक्टर कोस्ट, मार्केट प्राइस ले लेते हैं पहले, एनडीपी एट मार्केट प्राइस, और तीसरा निकला है, चौथा निकला है एनडीपी एट फैक्टर कोस्ट। ये 4 निकल के आए डोमेस्टिक। यहां देखिए डी बीच में सब में सेम है, लेकिन नेशनल वाले में अब क्या होगा, यहां पर जो निकलेंगे वो क्या होंगे, यहां निकलेगा जी एनपी एट मार्केट प्राइस, ये निकलेगा जी एनपी एट फैक्टर कोस्ट, ये निकलेगा एनपी एट मार्केट प्राइस, ये निकलेगा एनपी एट फैक्टर कोस्ट। तो ये 8 एग्रीगेट्स जिन्हें हम असल में बोल रहे हैं एग्रीगेट, ये हैं वो 8 एग्रीगेट। अब देखो, इनको जो है किसी को भी उठा करके मैं किसी भी में कन्वर्ट करने के लिए, अच्छा, और ये वाला जो होता है इसे जो है हम बोलते हैं नेशनल इनकम, इसे हम बोलते हैं नेशनल इनकम। ठीक है, अब देखिए, अब इसके अंदर मैं कोई भी उठा लेता हूं रेंडम। मैंने उठा लिया ये वाला, देखिए कैसे कन्वर्ट करना है। मैंने ये उठा लिया एनडीपी एमपी मार्केट प्राइस, और मैं कह रहा हूं आप इसे नेशनल इनकम में कन्वर्ट करिए, यानी इसे एनएनपीएफसी के अंदर लेके आइए। तो यानी क्या करूंगा मैं, इक्वल टू एनएनपीएफसी के बराबर इसे मुझे जो है प्रूफ करना है। तो कैसे, इसके अंदर मैं क्या करूंगा देखेंगे जरा। देखिए ये क्या है, ये है एनडीपीएमपी, ये है नेट,
और ये भी नेट है। पहली टर्म होती है नेट या ग्रॉस के लिए, नेट या ग्रॉस के लिए। सेकंड टर्म होती है डोमेस्टिक या नेशनल के लिए, और ये जो थर्ड होता है मार्केट प्राइस या फैक्टर कॉस्ट के लिए जो है ये तीसरी चीज होती है। अब देखो, अब इसके लिए मुझे क्या क्या कन्वर्ट करना है। देखो यहां पर नेट है, यहां पर नेट है, चलो सेम है, यहां पर डोमेस्टिक है और यहां पर नेशनल है। तो यानी कि अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इस डोमेस्टिक को नेशनल में बदलने के लिए मुझे जो है, अब डोमेस्टिक से मुझे नेशनल बदलना है। बताइए जरा, डोमेस्टिक इनकम को अगर नेशनल इनकम में कन्वर्ट करना है तो इसके अंदर मैं NFIA ऐड कर दूंगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो यानी ऐसा यहीं पर करेंगे कि इसके अंदर NFIA जो है ऐड कर देंगे। अब यहां मार्केट प्राइस है, यहां फैक्टर कॉस्ट है। मार्केट प्राइस से अगर फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो भाई मान लो बाजार में 110 रुपए की चीज है और जो है बनती कितने में है, 10 का GST है तो 10 लेस कर देंगे तो 100 की आ गई कि 100 में बनती है। तो यानी इसमें से क्या लेस कर दिया मैंने, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस अगर मैंने लेस कर दिए तो वो मेरा जो है इसके बराबर आ गया, वो फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट हो गया। तो यानी कि NDP MP को अगर NNPFC बनाना है तो उसमें NFIA ऐड कर देंगे और NIT लेस कर देंगे। इतना सा काम करना है। आप जो है अब इससे किसी भी और एक एग्जाम्पल उठा लीजिए, और एक एग्जाम्पल के जरिए मैं आपको समझाता हूं। अब इसकी बजाय जो है किसे ले लें, बताओ, आपकी चॉइस होगी। इसे ले लेते हैं, चलो ये ले लेते हैं। चलो अब ग्रॉस का, ये नेट का लिए ना, अब ग्रॉस का लेते हैं। ये लेते हैं सबसे पहला GDP MP। अब इसको इसमें कन्वर्ट करेंगे नेशनल इनकम के अंदर, इसको लिखेंगे NNPFC के अंदर कन्वर्ट करेंगे। देखो सबसे पहली टर्म, अच्छा जी दूसरे कलर से इसको देखो, सबसे पहली टर्म G है, G का मतलब ग्रॉस से नेट पे लाना है। तो यानी इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, क्या करना, कुछ लेस करना, और लेस क्या होगा, डेप्रिसिएशन। सबसे पहला डेप्रिसिएशन लेस कर दिया। उसके बाद यहां D है, यहां N है, तो क्या करूं अब मैं, यहां D और यहां N है तो डोमेस्टिक को नेशनल में कैसे कन्वर्ट करूं। तो यानी डोमेस्टिक के अंदर अगर मैं ऐड कर दूंगा NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो वो जो है कन्वर्ट हो जाएगा नेशनल में। अब उसके बाद जो है ये MP है। अब MP को FC में कन्वर्ट करना है तो क्या करूं, मार्केट प्राइस में से क्या लेस कर दूं। अभी मैंने बताया नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस मैंने लेस कर दिए। भाई 12 रुपए की मार्केट में, 2 का GST तो 10 रुपए बच गए ना। तो यानी ये 12 था, 2 लेस कर दिए तो ये 10 पे आ गया, तो ये फैक्टर कॉस्ट पे आ गया। इस तरह से ये जो है GDP MP जो है कन्वर्ट हो गया NNPFC के अंदर। यही जो है कंसेप्ट है। आप जो है खुद से ट्राई कर सकते हैं, किसी को भी लेकर के किसी के अंदर भी ट्राई कर सकते हैं, कन्वर्ट करने की कोशिश कर सकते हैं, बिल्कुल कन्वर्ट होगा। एक और एग्जांपल चाहते हैं क्या, चलो जी एक आखिरी एग्जांपल जो है मैं आपको करके दिखा रहा हूं। ये एग्जांपल है हमारा, अब ले लेते हैं, उल्टा करते हैं, अब यहां से कुछ ले लेते हैं, इसे ले लेते हैं और इसे जो है इसके अंदर कन्वर्ट करते हैं। GNPFC है, इसे मुझे जो है कन्वर्ट करना है किसके अंदर, GDPFC के अंदर। अब देखो यहां G, यहां G, यहां FC, यहां FC, फर्क सिर्फ इसका है N का और D का। तो यानी नेशनल को अगर मुझे डोमेस्टिक बनाना है तो क्या करना होगा, इसमें से लेस करना होगा NFIA, और जो है ये मेरा खत्म हो गया। तो इसी तरह से जो है आप ट्राई कर सकते हैं किसी को भी, किसी के साथ। ये 8 एग्रीगेट्स मैंने बताए, बहुत आसान कंसेप्ट है, बहुत आसान। और इसके बाद जो है ये एग्रीगेट वाला टॉपिक हमारा पूरा कंप्लीट हो गया, बहुत अच्छी तरह से जो है डन एंड डस्टेड हो गया ये। अब उसके बाद आखिरी जो टॉपिक है वो हमारा है नॉमिनल GDP वर्सेस रियल GDP। ये जो है अगली वीडियो में हम देखेंगे कि क्या नॉमिनल GDP है, क्या रियल GDP है, और क्या होता है GDP डिफ्लेटर। ये चीजें हम अगली वीडियो में सीखेंगे। तब तक के लिए जो है हमारे जो है वीडियोस देखते रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, अपने बोर्ड्स की तरफ ध्यान दीजिए। आपको जो है टॉपर बनना है, आपकी बार अच्छे मार्क्स लेकर के आने, अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है। तो जो है अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती हो तो जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, हमारी वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।